एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर शुरू करा था इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। साथ ही साथ हम आज करेंगे ओम्स लॉ और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो ये हमारे पास स्लाइड है, ठीक है, और स्लाइड पे ऊपर मैंने यहाँ पे क्या रखी है, बॉल। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ती हूँ, ये अपने आप ही नीचे आ जाएगी। मैंने कोई वर्क नहीं करा, लेकिन ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक खुद आ चुकी है नीचे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये पॉइंट ज्यादा हाई है ग्राउंड से या फिर ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला। इसका मतलब जब भी हम किसी भी चीज को हाई से लो की तरफ लेके आते हैं, हमें वर्क नहीं करना पड़ता। और ये हर एक चीज में वैलिड है। देखो, हम इस बॉल को हाई से लो की तरफ आए, हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको समझाती हूँ इसी तरीके का। वो एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं हल्की सी कोई माचिस यहाँ पे जला के रख दूं इस तरीके से, या कोई पेपर हल्का सा एक बार जला के रख दूं और ऊपर क्या रख दूं, इसके बलून रख देती हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो हो जाएगा कम और बाहर का प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। इसकी वजह से क्या होगा, ये बलून खुद ही इस फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी हम कहाँ गए, हाई से लो की तरफ। और जब भी कोई चीज हाई से लो की तरफ जाएगी, हमें बिल्कुल भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। ओके। अब ये सेम चीज हमारी चार्ज के लिए भी वैलिड है। अगर मेरे पास जो चार्ज है वो कैसे जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये चार्ज खुद से उठ के हाई से लो की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे को लो से हाई पे लेके आना है इस तरीके से, ठीक है, हर केस में देखो, ये स्लाइड वाले में भी अगर मुझे बॉल को यहां से इधर लेके जाना है, मतलब हाइट यहाँ पे कम थी और यहाँ पे ज्यादा थी, लो से हाई की तरफ लेके जाना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे हाई से लो की तरफ जाना है तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मुझे लो से हाई की तरफ ऐसे आना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में? अगर आपको हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाना है तो हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। इसको आप किससे याद कर सकते हो? इस एग्जांपल से, कि हम जब भी किसी स्लाइड में हाई से लो की तरफ किसी बॉल को धक्का देते हैं तो हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, खुद यहाँ से यहाँ आ जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसको यहाँ से पुश करती हूँ ऊपर की तरफ, मतलब लो से हाई की तरफ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके में यहाँ पे अगर मैं लो से हाई की तरफ आती हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ओके। अच्छा देखो, इतना आया होगा आपको समझ में कि जब भी मैं लो से हाई की तरफ जाऊंगी मुझे वर्क करना पड़ेगा, और जब भी मैं हाई से लो की तरफ जाऊंगी मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, यहाँ लिख लेते हैं, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जब जाएंगे तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वहीं अगर मैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाऊंगी तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं हाई पोटेंशियल से एच मतलब हाई पोटेंशियल, जब भी मैं हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाऊंगी तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लो से हाई की तरफ आऊंगी तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इस पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम एक चीज एज्यूम करके चलते हैं कि V इंफिनिटी पे, मतलब जो हमारा पोटेंशियल है वो इंफिनिटी पे कितना होता है, वो होता है 0। ठीक है। हमारा जो पोटेंशियल है वो इंफिनिटी पे 0 होता है। बस आप इतना याद रखो। देखो अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है इंफिनिटी, ठीक है, और ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए।
ये पॉइंट है इन्फिनिटी और ये पॉइंट है मेरे पास ए। अब देखो मैं कोई चार्ज लेके आई हूं, चार्ज का नाम है क्यू, इस तरीके से इन्फिनिटी से कहां पे लेके आई हूं, मैं ए की तरफ लेके आई हूं। अच्छा अब एक बात बताइए, मैं क्या लेके आई हूं, इस चार्ज को। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, और यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, वी ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा मेरे पास, वी ए, और इस पॉइंट पे कितना होगा मेरे पास, 0। मतलब मैं 0 से किसी पॉइंट पे आई हूँ, वी ए जिसका पोटेंशियल है। मैं लो से हाई की तरफ आई हूँ, मैं लो से हाई की तरफ आई हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे वर्क करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरे पास, मैंने क्या करा है, मैंने करा है वर्क, किसको लेके आई हूं मैं, चार्ज को, ठीक है। किसको उठा के लेके आने में मेरे को वर्क करना पड़ा है, चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक। मैंने क्या करा है, मैंने करा है वर्क, किसको उठा के लेके आने में, चार्ज को यहां से यहां तक उठा के लेके आने में मैंने क्या करा है, वर्क करा है, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, जितना मैं चार्ज बढ़ाते चले जाऊंगी उतना मेरे पास जो वर्क डन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर मुझे 2 कूलम का चार्ज है, इसको उठा के लेके आना है, और मेरे पास एक 20 कूलम का चार्ज है, इसको उठा के लेके आना है, किसमें मेरे को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स 20 कूलम के चार्ज में, बिल्कुल। अब देखो अगर मेरे पास ये 30 कूलम का हो जाएगा तो मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर ये 2 कूलम का हो जाएगा तो मेरे पास मुझे कम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो मेरे पास वर्क है किससे रिलेटेड है, वो चार्ज से, क्यों, क्योंकि मैं चार्ज को ही तो लेके आई हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, और वर्क को W और चार्ज को Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। अब एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। The electric potential is defined as work done per unit charge. Electric potential is defined as work done per unit charge. Easy थी। अच्छा आगे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V is equals to W अपॉन में Q, V is equals to W अपॉन में Q। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन होती है, देखो क्या, वर्क डन, हमने वर्क करा है, ठीक है, किसको उठा के लाने में, चार्ज को। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी कहां तक, पॉइंट ए तक, टू अदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट तक, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने वर्क करा है किसके लिए, किसी भी चार्ज को उठा के लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक, किसी दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। अच्छा इसकी यूनिट निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, ठीक है। वर्क की यूनिट आपने 9th में पढ़ी होगी ना, एनर्जी की और वर्क की यूनिट सेम होती है, जूल, ओके। चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो इसकी यूनिट क्या बनी, जूल पर कूलम, ठीक है। अच्छा एक दूसरी यूनिट भी इसकी होती है जो इसके साइंटिस्ट के नाम पे ही पढ़ी थी, वो थी वोल्ट्स, ठीक है। एक यूनिट क्या होती है इसकी, जूल पर कूलम, और दूसरी वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आया समझ में। अगर हम कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम जब भी वर्क करते हैं किसी चार्ज को उठा के लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से किसी अदर पॉइंट तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है, देखो बिल्कुल सेम चीज है, हम सेम चीज ही पढ़ेंगे।
ये मेरे पास रखा है एक चार्ज Q, ठीक है। कहाँ पे प्लेस है ये? इंफिनिटी पे, ओके। मैं इस चार्ज को उठा के लेके आई हूं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम है A, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल होगा VA। पहले इसको निकालते हैं, VA मेरे पास कितना है? वर्क डन किसको उठा के लेके आए हम? चार्ज को। सिंपल था। अच्छा आगे देखो, अब क्या होगा मेरे पास? मैं ये चार्ज मान लो कैसे भी दोबारा कहाँ जा चुका है? इंफिनिटी पे जा चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंफिनिटी से लेके आऊंगी किसी दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट बी, ठीक है। कोई चार्ज था पहले, कहां पे प्लेस था? इंफिनिटी पे। मैं इसको कहां तक लेके आई? पॉइंट ए तक। उसके बाद कैसे भी मान लो ये चार्ज वापस कहां जा चुका है? इंफिनिटी पे। अब मैं चार्ज को उठा के लेके आई थी, लेकिन पॉइंट ए की जगह वो मैंने कहां रख दिया? पॉइंट बी पे। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? वी बी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? वी बी। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस चार्ज को वापस उठा के कहां रखना है? ए पे रखना है, इधर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे पोटेंशियल निकालना है। इस पे है ए और इस पे है बी, तो इनके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इनका डिफरेंस। सिंपल है। इनके बीच का जो पोटेंशियल है कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, ठीक है। देखो जब चार्ज इंफिनिटी पे था पहले किस पॉइंट तक आया? ए पॉइंट तक। सिंपल था, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पढ़ा। उसके बाद ये चार्ज वापस कहाँ चला गया? इंफिनिटी पे। अब जब ये चार्ज इंफिनिटी से उठ के किसी दूसरे पॉइंट पे आ चुका है, बी पॉइंट पे, इस टाइम पे पोटेंशियल कितना होगा? वी बी। अगर मुझे इस चार्ज को उठा के फिर से वी बी से वी ए पे लेके जाना है, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? पहले हम क्या निकालेंगे? इनका पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी बी। यहां से यहां तक लाने में मैंने क्या करा होगा? वर्क करा होगा। किसको लेके आने में वर्क करा होगा? चार्ज को लेके आने में, ठीक है। देखो बेसिकली इसका इंफिनिटी से कोई मतलब नहीं था। इसका हमने क्या करा है कि पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आए हम किसी चार्ज को, ठीक है। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम लेके आए किसी भी चार्ज को, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके आए तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी ए माइनस वी। हमने क्या करा है? यहाँ से चार्ज को उठा के लेके आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा? वर्क करा, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये चीज आई समझ में? अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। किसी दो पॉइंट के बीच में जब हम किसी चार्ज को मूव करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैंने क्या करा है? वर्क करा है। किसको उठा के लाने में? चार्ज को उठा के लाने में। कहां से कहां तक? किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात आई समझ में? ओके। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क की कितनी होती है? जूल, और इसकी कुलम। फिर से क्या आ रही है? जूल पर कुलम, या मैं क्या बोल सकती हूँ इसको? वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लिखा दिखे 20V, 220 V, इसका मतलब, इस V का मतलब क्या होता है? वोल्ट। मतलब आपको क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। देखो एक्चुअल में ना पोटेंशियल जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल में भी हमने दो पॉइंट ही तो लिए थे। हमने क्या लिया था? एक इंफिनिटी और एक पॉइंट लिया था हमने ए। और हमने क्या बोला था?
हमने वर्क करा है पोटेंशियल हमने क्या करा है, वर्क करा है किसको उठा के लाने में, चार्ज को उठा के लाने में, कहां से, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट ए तक। ठीक है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ये एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमने उसमें भी क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकाला था, बिल्कुल सेम हम इसमें क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच में उसका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे इंफिनिटी से लेके आए थे हम किसी पॉइंट ए तक, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, वी ए माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। लेकिन मेरे को पता है कि वी इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वी ए का पोटेंशियल कितना आएगा, वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, ऐसे में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालती हूँ, लेकिन हुआ तो ये भी डिफरेंस ही है ना। और सेम हम इसमें भी क्या करते हैं, दो पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं, ये वी ए और ये वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, आया समझ में क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम वर्क करते हैं किसको लेके आने में, चार्ज को लेके आने में, कहां से, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, हम वर्क करते हैं किसको उठा के लेके आने में, चार्ज को उठा के लेके आने में, कहां से कहां तक, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, यूनिट दोनों की सेम रहेगी, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। आया समझ में। अच्छा आगे चलते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट। देखो अभी हमने वोल्ट का क्या फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी कूलम। ठीक है, और इसकी तो वोल्ट ही रहती है। अब क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ये सब क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके आगे लिख दो आप 1, इसके आगे लिख दो आप 1। ठीक है, 1 जूल, और इसके बाद ये बोलो, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इजी था, फिर से पढ़ो एक बारी। 1 पहले आप ये लिख लोगे, ठीक है, 1 1 लगा दिए, इनके आगे क्या आप बोलोगे, 1 कूलम ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। हो गया याद, इजी था ये भी। अच्छा अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आओ, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे हम, इस चैप्टर में आप ट्राई करो न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे से कर पाओ, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, चार्ज गिवन है, जहां पे आपको देखिए ईच, इसका मतलब होता है कि चार्ज हमें कितना गिवन है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी। V भी हमें गिवन है कितना, 9 वोल्ट। ठीक है, मुझे पता है ये V किसके आगे आता है, इस वाले आपके आगे। ठीक है, V मेरे को कितना गिवन है, 9 वोल्ट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, जो बैटरी बना रही है वो कितना है मेरे पास, 9 वोल्ट। अच्छा क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच एनर्जी। देखो एनर्जी की यूनिट भी क्या थी, जूल, और वर्क की यूनिट भी क्या थी, जूल। तो मैं बोल सकती हूँ कि एनर्जी और वर्क एक ही चीज है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, एनर्जी, मतलब क्या निकालना है, वर्क। फॉर्मूला बताओ, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, W इज इक्वल्स टू V इंटू में Q। V मुझे कितना गिवन है, 9, और Q मुझे कितना गिवन है, 1। तो वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 जूल। एनर्जी मेरे पास कितनी आ चुकी है,
9 जूल। ठीक है, एनर्जी हमारे पास कितनी आ चुकी है 9 जूल। इजी था ये क्वेश्चन। तो सिंपली आपको क्या देखना है कि क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। इफ 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल, जूल मतलब क्या गिवन है, वर्क। कितना गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल of work is done in moving a particle carry a charge of, कितने कूलम का चार्ज है, 16 इंटू 10 की पावर -6। क्यों हमें कितना गिवन है, 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, what will be the potential at that point। हमें क्या निकालना है, VP पे पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, VP माइनस V इंफिनिटी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में भी करवाया था, VP माइनस V इंफिनिटी कितना आ जाएगा, वर्क अपॉन में चार्ज। V इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल होता है, 0, वर्क अपॉन में चार्ज। तो ये कितना आ जाएगा, वर्क हमें कितना गिवन है, देखो 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल, और चार्ज हमें कितना गिवन है, 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 4 से 16 कैंसिल 4 पे। ठीक है, VP मेरे पास कितना आ रहा है, 1/4 इंटू 10 की पावर -3। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, +6। मतलब VP मेरे पास कितना आ रहा है, 10 की पावर 3 अपॉन में 4। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, VP इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में 4। इसको 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0, ये कैंसिल 250 पे। तो VP मेरे पास कितना आ रहा है, 250 वोल्ट। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करा, जो क्वेश्चन में गिवन था पहले वो यहाँ पे गिवन चीजें आप लिख लो, उसके बाद उस हिसाब से आप फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा। आपने फॉर्मूला ढूंढ लिया, बस वैल्यूज पुट करते चले जाओ, आंसर खुद आ जाएगा। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। मुझे क्या निकालना है, मुझे V निकालना है। इफ 100 जूल, देखो आप यूनिट से पहचानो आपको क्या गिवन है, 100 जूल मतलब आपको वर्क गिवन है, वर्क कितना गिवन है, 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 20 कूलम। चार्ज मुझे कितना गिवन है, 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर। ठीक है, V निकालना है। V का फॉर्मूला W अपॉन में Q। V मेरे पास देखो कितना आ जाएगा, वर्क कितना गिवन है, 100 जूल, और ये कितना गिवन है, 20 कूलम। 0 से 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल 5 पे। तो V मेरे पास कितना आ रहा है, 5 जूल पर कूलम, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, 5 वोल्ट। आया समझ में, इजी था ये क्वेश्चन भी, कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो चीजें गिवन है पहले वो लिखनी है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला सोचो कौन सा यूज होगा, और जब आपको फॉर्मूला मिल जाए उसमें वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखो हमारे पास आपको यहाँ पे एक बड़ी लाइन दिख रही होगी और एक छोटी लाइन दिख रही होगी। ठीक है, ये बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन। जो हमारे पास बड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी।
ठीक है। और जो छोटी वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। अगर हमें सिर्फ एक गिवन है इस तरीके से, इसका मतलब हमें गिवन है सेल, और हमें ये इस तरीके से काफी सारी लाइनें गिवन है, इसका मतलब हमें गिवन है बैटरी, ठीक है। काफी सारे सेल से मिलके क्या बनती है, बैटरी बनती है। अगर एक गिवन है तो उसको हम बोलेंगे सेल, काफी सारी लाइनें गिवन है उसको हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है। जो लाइन बड़ी है वो क्या बताती है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो लाइन छोटी है वो क्या बताती है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। देखो अब एक बात बताओ आप, मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास डिवाइस भी है, बल्ब है, ठीक है, कैसा है, येलो कलर का। अच्छा अब आप मुझे बताइए जो करंट है वो कब किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो अभी हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो ये था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब क्या बनेगा, करंट। और इलेक्ट्रॉन कैसे थे, हमारे पास नेगेटिव चार्जेस थे, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से ही तो निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो बेसिकली करंट को ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी भी बुक में देखोगे आपको क्या दिखाई देगा, सेम बना रही हूं मैं यहाँ पे भी, देखो बिल्कुल सेम चीज है। इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर आप किसी बुक में देखोगे आपको करंट इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट है वो कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे। तो बेसिकली करंट को इस तरीके से फ्लो होना चाहिए था, लेकिन आप जब भी किसी बुक में देखोगे करंट हमेशा इस तरीके से फ्लो होता हुआ दिखाया जाता है। अब ऐसा क्यों, देखो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन से पहले ना प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। इलेक्ट्रॉन से पहले क्या डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था पॉजिटिव चार्ज पहले डिस्कवर हो गए थे और नेगेटिव चार्जेस बाद में डिस्कवर हुए थे। तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो करंट है वो किसकी वजह से बना है, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनाया था हमने, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या बनाया कि पॉजिटिव से निकलेगा और कहा जाएगा, नेगेटिव में ये करंट जाएगा। यहां तक ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा तब ये समझ आया कि जो करंट है वो एक्चुअल में ऐसे ही जाता है, इलेक्ट्रॉन से निकलता है और इस तरीके से वो फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे सिर्फ तभी क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो पहले चलता आ रहा था उसी को सच मान के अपना जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल के और नेगेटिव में एंटर करवाते हैं। इस तरीके से हम जितने भी बुक्स है सब में यही अभी भी मानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। क्योंकि अगर फर्क पड़ता है इसको डायरेक्शन से तो पहले ही समझ आ जाता कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से करंट नहीं निकल रहा, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव से करंट निकाला तो हमारा कोई भी चीज जिसका हमें आंसर चाहिए था उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, ठीक है। इसलिए करंट को कभी भी डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता, आप यहां से निकालोगे वो चीज सही मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो करंट है कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ वो जाता है, ठीक है। यहाँ तक
अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक बैटरी, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक बल्ब। अब सोचो, मैंने पहले यहाँ पे लगाई है 2 वोल्ट की बैटरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई है 200 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें से किस वोल्टेज पे जो मेरा ये बल्ब है ज्यादा ग्लो करेगा। देखो जितनी मैं वोल्टेज इसकी बढ़ाती चली जाऊंगी, जितना यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, इस टाइम पे ये जो है बल्ब बहुत ही कम ग्लो करेगा। और वहीं अगर मैं इसको क्या कर दूं, 200 वोल्ट की कर दूं, तो मेरा ये जो बल्ब है ज्यादा ग्लो करेगा। देखो हमने घर में भी चीज देखी होगी, जब हमारे सेल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो काम करना कम कर देते हैं, हम क्या करते हैं, नए सेल उसके अंदर डालते हैं, तब वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं। ठीक, अब सेम चीज देखो हमारे पास एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं इन वायर के अंदर करंट बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाई इस वायर के अंदर करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उतना अच्छा ही तो ये ग्लो करेगा, क्योंकि जब तक कोई किसी भी चीज में करंट नहीं पास होगा वो कंडक्टर कैसे काम करेगा। ठीक है, या कोई भी मेरे पास डिवाइस है, अगर उसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो वो जलेगा कैसे, वो काम कैसे करेगा। ठीक, अगर मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके वायर में करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो आपका जो भी अप्लायंस है वो काम थोड़ी ना करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे करंट भी बढ़ गया। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से जो हमारा अप्लायंस है वो ज्यादा ग्लो करेगा, जो हमारा बल्ब है ज्यादा ग्लो करेगा। हमने क्या देखा कि मेरा जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, मतलब जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगी वैसे वैसे मेरे पास करंट भी बढ़ेगा, जैसे पोटेंशियल बढ़ाऊंगी वैसे ही मेरे पास करंट भी बढ़ेगा। लेकिन इसका उल्टा ये सच नहीं है। कैसे, अगर मैं करंट बढ़ाऊं तो ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि मेरी वोल्टेज बढ़ जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने वायर में कितना ही करंट पास करवा दो, आपकी बैटरी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। अगर आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी है तो वो थोड़ा ना 200 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी करंट के बढ़ाने से। मतलब वोल्टेज को करंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट को वोल्टेज से फर्क पड़ता है। अगर मैंने ये जो 2 से 200 वोल्ट कर दी तो करंट मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैंने सिर्फ करंट बढ़ाया है तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो वोल्टेज है अगर मैंने उसको बढ़ा दिया तो मेरा करंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो इस चीज को पढ़ो। Ohm's law states that the current flowing through a conductor, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस साइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ऐसा साइन जो होता है ना, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, या क्या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला ये जो करंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इजी था ये। ओम्स लॉ क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, ओके, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना देखिए कि जैसे जैसे मैं इस बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाती चली जाऊंगी वैसे वैसे मेरा जो करंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अच्छा, जब भी हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट। मतलब अगर मुझे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू का साइन लगाना है इस तरीके से, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट मेरे पास क्या होता है, आर। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि V इक्वल्स टू आई आर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टेट्स ओम्स लॉ, आप ये नहीं लिख के आओगे दैट V इक्वल्स टू आई आर। इसको ओम्स लॉ नहीं बोलते, ओम्स लॉ इसको बोलते, ये चीज है ओम्स लॉ, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, वो क्या है,
टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब आप इसमें टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हो तो इसमें फर्क पड़ेगा, ये इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। अब किस तरीके से जो टेम्परेचर वो इस पे फर्क पड़ता है वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसके लिए जो टेम्परेचर है या प्रेशर है या जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है दूसरी, वो सब कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा। करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, हम जब भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं हम किसी कांस्टेंट को यूज करते हैं। इसमें हमने उस कांस्टेंट को यूज करा है, वो है आर। आर मेरे पास क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लासेस में, ठीक है। बेसिकली रेसिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस करंट को रोकने के लिए काम आता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, ठीक है। अब इसको डीप में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लासेस में। फिलहाल आप इतना समझिए कि रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकता है। ओके, देखो ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा, Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to voltage across it, provided the temperature and other physical condition remain constant. दूसरी फिजिकल कंडीशन हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, V, हम इसको एक्सप्रेस ऐसे ही करेंगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और उसके बाद लिखेंगे V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। आप इसकी जगह ये लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो V मेरे पास क्या है, V इज द वोल्टेज जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। I इसमें क्या है, I मेरे पास है करंट जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, कैपिटल ए, एम्पियर। R मेरे पास क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो R की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, ओम, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ओम यूनिट क्यों पड़ी इसकी, क्योंकि इसके साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है इसकी, ओम, ठीक है। आर को किसने डिस्कवर करा है, रेसिस्टेंस को, ओम्स ने, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ओम ही हो जाएगी। ओके, अच्छा दूसरी यूनिट क्या होगी आर की, जरा बताओ, देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आर मेरे पास क्या आ जाएगा, V अपॉन में आई। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की एम्पियर, तो आर की यूनिट एक तो मेरे पास आ जाएगी वोल्ट पर एम्पियर और दूसरी क्या आ जाएगी, ओम, ठीक है। जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इतना आया आपको समझ में। देखो मैंने ओम्स लॉ में आपको क्या पढ़ाया, ओम्स लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे आपका करंट भी बढ़ता चला जाएगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और जब भी हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। इसमें हमने क्या यूज करा है, रेसिस्टेंस। किसने डिस्कवर करा था, ओम्स ने, तो इसकी यूनिट भी क्या पड़ जाएगी, ओम ही पड़ जाएगी, जिसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर। इतना आया आपको समझ में। आप इसको किस तरीके से लिखोगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इक्वल्स टू आई आर। R यहाँ पे क्या होता है, R होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस का क्या काम होता है, रेसिस्टेंस करंट को रोकने के काम आता है। इतना आया समझ में, क्या काम होता है रेसिस्टेंस का, ये करंट को रोकने के काम आता है। ओके, यहाँ तक आ गया सबको समझ में। आप इस डेफिनेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेट ओम्स लॉ, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ का ग्राफ, VI ग्राफ। देखो जरा,
यहाँ मेरे पास है v और ये मेरे पास क्या है i। वी आई ग्राफ हमें क्या देता है, क्वेश्चन ये है। देखो v इज इक्वल्स टू, आप इसको बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे, v इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास i r। v मेरे पास ये रहा और i मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो हमें r कैसे मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा r, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये पूछती हूँ कि वी आई का स्लोप हमें क्या देता है, तो आप क्या बोलोगे r। कैसे, यहाँ पे देखो ये होता है स्लोप थीटा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालती हूँ तो टेन थीटा क्या होता है p बाई बी। p मेरे पास क्या है v और v मेरे पास क्या है i, ठीक है। v बाई आई, v बाई आई हमें क्या देता है, r ही तो देता है। इसका मतलब मेरे पास जो वी आई का स्लोप है, जो वी आई का टेन थीटा है, वो मुझे क्या देगा, आर देगा, ठीक है। अच्छा देखो आपने मैथ्स में अब तक ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो अभी आगे आप पढ़ोगे। इसमें अब आप चीज एक बताइए मेरे को कि जो टेन थीटा की वैल्यू है, जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाती चली जाती हूँ, टेन थीटा की वैल्यू भी आपस में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेगा, फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये है I और ये है V, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, जरा ध्यान से देखो। अब इनके स्लोप देखना, R1 के लिए स्लोप ये हो जाएगा थीटा 1, R2 के लिए हो जाएगा थीटा 2 और R3 के लिए ये हो जाएगा थीटा 3। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी टेन थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी बड़ी टेन थीटा की वैल्यू होगी उतना बड़ा ही मेरे पास R भी आएगा। मतलब इन तीनों में से मेरे पास R3 सबसे बड़ा है क्योंकि उसका थीटा सबसे बड़ा है, उससे छोटा है R2 और सबसे छोटा कौन आ जाएगा, R1, ठीक है। अगर वी आई गिवन तो कैसे लिखोगे आप, सबसे बड़ा है R3, फिर है R2, फिर है R1, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देगा, आई वी, अब वो आपको क्या दे देगा, R1, R2, R3, ठीक है। इसका थीटा हो जाएगा थीटा 1, थीटा 2 और लास्ट वाले का थीटा 3, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचना, उसने वी आई की जगह क्या दे दिया, अब आई वी, मतलब उल्टा कर दिया। हम भी क्या करेंगे, टेन थीटा का उल्टा कर देंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ठीक है। अब कॉट में मेरे पास क्या होता है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेंगी वैसे वैसे कॉट थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएंगी, ठीक। इसमें देखो जितना छोटा मेरे पास थीटा होगा, थीटा जितना कम होगा, आर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लास्ट वाले केस में क्या था, जितना थीटा कम होगा आर की वैल्यू भी कम होगी। इस केस में क्या है, जितना थीटा कम होगा उतनी आर की वैल्यू ज्यादा होगी। इस केस में क्या होगा, R1 सबसे बड़ा होगा और R3 सबसे छोटा होगा, ठीक है। इजी थे ये सब चीजें, आराम से आप कर सकते हो। अगर वी आई गिवन है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम। देखो दो ग्राफ पढ़े हमने, वी आई ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या देता है हमें, रेसिस्टेंस। इसके हमने क्या केस पढ़े, केस 1। अगर वी आई गिवन है इस तरीके से, ये थीटा 1, ये थीटा 2, जिसका थीटा होगा ज्यादा उसकी आर की वैल्यू भी होगी ज्यादा। केस 2 मैंने क्या पढ़ा, आई और वी का, थीटा 1, थीटा 2, जितनी थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी आर की वैल्यू कम होगी, ठीक है। आप इसको समझो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर आपसे वो नॉर्मल ग्राफ बनाने के लिए बोलता है, ये केस 2, नॉर्मल ग्राफ बनाने के लिए बोलता है तो आप ये बना के आओगे। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इन दोनों को समझ के फिर क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है।
आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, R1, R2, R3, ठीक है, ये है V, ये है I, θ1, θ2, θ3। अब मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ, R2 इक्वल्स टू R1, A, B ऑप्शन R2 is greater than R1, C ऑप्शन R1 is greater than R2, और डी ऑप्शन R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? पॉज करो, सोचो और फिर आंसर दो। देखो जरा, ये VI का ग्राफ है, मतलब जितना बड़ा थीटा उतना ही बड़ा R होगा, ठीक है। इक्वल टू वाले तो मतलब कैंसिल है, ये भी कैंसिल, ऑप्शन ये ऑप्शन कैंसिल, और इक्वल टू वाला ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखो R1 और R2 इनमें से कौन सा बड़ा है? R2 का थीटा बड़ा है, तो R2 बड़ा हुआ एज कंपेयर टू R1, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसका आंसर करो, ठीक है। यहाँ तक ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आओ देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार उनको करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिखनी है, फिर वहां से देखना है क्या किस फॉर्मूले से आपका आंसर आ सकता है, फिर फॉर्मूला लगाओगे और सीधा आपका आंसर आएगा, ठीक है। आओ इसी को एक बार फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखो, हाउ मच करंट मतलब क्या निकालना है हमें? आई, इसको बोलते हैं ए पार्ट और इसको बी पार्ट। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट। 220 वोल्ट सोर्स मतलब क्या गिवन है? V कितना गिवन है? 220 वोल्ट। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट R भी गिवन है, कितना? 1200 ओम, ठीक है। आओ फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, I फाइंड आउट करना है, V पता है, R पता है, किस फॉर्मूले से हो सकता है? ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR लगा दो, V इक्वल्स टू IR। I यहां से कितना आ जाएगा? V बाय R। V मुझे कितना गिवन है? 220, और R मुझे कितना गिवन है? 1200, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ये चला जाएगा 11 पे और ये 6 पे, ठीक है। आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 11 बाई 60 को अगर डिवाइड करोगे, ये कुछ आ जाएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। कितना आ जाएगा करंट मेरे पास? 0.18 एम्पियर, ओके। इसका बी पार्ट एग्जैक्टली सेम है। आप एक बार पॉज करो और पॉज करके फिर इसको खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, आओ करते हैं इसको भी। हाउ मच करंट, क्या फाइंड आउट करना है इसमें भी हमें? करंट। एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट। V मुझे कितना गिवन है? 220 वोल्ट। इफ रेसिस्टेंस ऑफ हीटर इज 100 ओम, R मुझे यहाँ पे कितना गिवन है? 100 ओम, ठीक है। आओ सेम फॉर्मूला लग गया इसमें, V इक्वल्स टू IR फाइंड आउट करते हैं, और आप चेक करो क्या आपका आंसर भी सेम आया है। I यहाँ पे कितना आ जाएगा? V बाय R, तो यहाँ से I मेरे पास कितना आ जाएगा? V कितना गिवन है देखो 220, और R मुझे कितना गिवन है? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, I मेरे पास कितना आ जाएगा? 2.2 एम्पियर, ओके। फर्स्ट का आंसर क्या आया? 0.18 एम्पियर, और सेकंड का आंसर कितना आया? 2.2 एम्पियर। कैसे आया? समझ आया? हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा? जो गिवन था पहले वो लिखा, उसको देख के हमने ये सोचा फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है, वो फॉर्मूला यूज करा, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए और जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, थ्योरी काफ़ी कम पूछी जाती है। ठीक है? तो आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी का हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।